खतरनाक पॉइंट है संबित जी, उसको थोड़ा एनालाइज करवाइए कि आपकी जो आज स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया है कि एवरेज ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, यानी कि अगर किसी की 50 और 70 और 50 के बीच में है तो उसकी मिड में उसकी पेंशन फिक्स की जाएगी। ये आज मिड में करने से क्या होगा कि आगे चल के जो पेंशन लेंगे उनकी पेंशन वहां से यहां घट जाएगी। इसकी तो नीचे से ऊपर अवश्य हो जाएगी, लेकिन उसकी घट जाएगी। तो इससे बिल्कुल डिससेटिस्फैक्शन, मेरी बात सुन लीजिए, इससे डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। इसकी जरा एनालिसिस करवा लीजिए। मुझे भी इतना अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट आपने सुना है, सिर्फ स्टेटमेंट हमने सुना है। जय हिंद साथियों, जैसे कि आप सभी सैनिक भाइयों को मालूम है कि सेना और सरकार के बीच में लंबे समय से जो तकरार चल रही है, जो तनाव चल रहे हैं, जबकि हमारे सैनिकों की कई मांगें हैं। बात करूं तो 1 रैंक 1 पेंशन की मांग है, एमएसपी इक्वल एमएसपी की मांग है, डीए एरियल की मांग है, और जो हमारी डिसेबिलिटी को लेकर के अपडेट है उसको लेकर के मांग है। यानी सेना के अंदर बात करूं तो जो अभी परेशानियां आ रही हैं, डिसेबिलिटी मेन इम्पोर्टेंट मुद्दा है। डिसेबिलिटी का अगर जवान लड़ाई के दौरान उसके चोट लग जाती है, वह अगर इंजरी हो जाता है तो उसको डिसेबिलिटी जो मिलती थी सरकार वो भी ख़त्म कर दिया। तो इसी मुद्दे को लेकर के जो एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं वह बीजेपी प्रवक्ता से बात कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो बात है सीधी सरकार तक पहुंच सके। क्या इन मुद्दों को लेकर के हमारी सरकार के अंदर कोई सुनवाई होगी? क्या अभी जो सरकार चल रही है सैनिकों के ऊपर कितना खर्चा कर रही है, क्या सरकार फिर भी हमारी इन बातों को मानेगी? वहीं पर अगर सरकार की बात करूं तो इधर मोदी जी ऐलान करते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए का हमने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का एरियल दिया है। वहीं पर बीजेपी प्रवक्ता जो बोलते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का 1 रैंक 1 पेंशन का एरियल दिया है। अब किसकी बात में सच्चाई है और किसकी बात में झूठ है? आपने ये लाइव सुना होगा कि मोदी जी ने भी बोला था, यानी प्रधानमंत्री ने बोला था कि 65,000 करोड़ रुपए का एरियल पूर्व सैनिकों को दिया गया है। और इधर बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपया जो है सैनिकों को, यानी पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के रूप में दिया गया है। तो नंबर 1 झूठ यहाँ पर क्लियर हो जाती है, जबकि बीजेपी सरकार कई बार कई रैलियों में ये अनाउंस कर चुकी है कि पूर्व सैनिकों को हमने 65,000 करोड़ रुपए 1 रैंक 1 पेंशन के एरियल के रूप में दिया है, जबकि बीजेपी प्रवक्ता 10,000 करोड़ ही बोल रहे हैं। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करूं तो ये बोलते थे कि कांग्रेस जो सरकार थी वह 500 करोड़ में ही 1 रैंक 1 पेंशन का निपटारा कर रही थी। तो 500 करोड़ और 65,000 करोड़ में कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है, जबकि वो जो 1 रैंक 1 पेंशन का एरियल और 1 रैंक 1 पेंशन में जो डिफरेंस हुआ है उसको लेकर के जो सैनिक आज अपनी मांगों पर आंदोलन कर रहे हैं। इस वीडियो को लोग नई बातें इनकॉर्पोरेट करने से कंप्लीट जो मजा था इसका वो चला गया। आपने एक तो ये जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाली बात है इसको घुसा के बिल्कुल गलत काम कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा, आपने जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट का मीन निकालने की बात कर दी, एवरेज में इकट्ठी की जाएगी, वो आपने सही नहीं किया, उसका इम्प्लीकेशन बहुत खराब होगा संबित जी। और तीसरा, जो कि आपने 5 साल के बाद रिवीजन कह दिया, वो भी मैं समझता हूं सही नहीं था। अगर आप 1, 2, 3 साल कहते और इस पे कहते कि डिस्कशन चलता रहेगा, उसमें भी लोग खुश हो जाते। और जो आखिरी सवाल आपने खड़ा कर दिया कि ये एक जुडिशियल हेड करेगा इसको, मैं समझता हूं ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल बात है। एक नए जज साहब कहीं से आएंगे, उन्हें ना मालूम है ना कुछ है, 6 महीने में वो क्या समझेंगे जो कि इस देश को 40 साल लग गए समझने में। संबित जी, इसको आपने कमेटी बनाई है, बड़ा अच्छा किया है। मेरी आपसे दरखास्त है, हाथ जोड़ के दरखास्त है कि इस कमेटी में एक सर्विसमैन रख लीजिए, कोई वेटरन रख लीजिए, एक आध कोई सर्विंग रख लीजिए, एक चाहे तो ब्यूरोक्रेट रख लीजिए, एक चाहे तो पॉलिटिशियन रख लीजिए, अपनी हमारी पार्टी का रख लीजिए, बीजेपी का रख लीजिए, और एक इसमें चाहे तो जज को इसका कमांडर बना दीजिए। लेकिन मेरे आपसे बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि इस कमेटी में उन लोगों को रखा जाए जो असलियत सामने सही ढंग से ला सके। आज जो बात निकली है, वो लोग जो मिठाई बांट रहे हैं उनकी अभी समझ में नहीं आई है। हाँ, ये लग रहा है कि जी सरकार 10,000 करोड़ खर्च कर रही है, कुछ ना कुछ तो मिला, अवश्य कुछ जरूर मिला है। इसलिए मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूं, आपकी सरकार का धन्यवाद करता हूं। संबित जी, ये मीन एवरेज कहां से आ गया?
संबित जी ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कहाँ से आ गई? संबित जी ये 5 साल तक क्यों कर दिया? इनके जरा जवाब दे दीजिए पंडित। और इसको पॉलिटिक्स मत बनाइएगा प्लीज, पॉलिटिक्स मत बनाइए। इसका पॉलिटिक्स बनाने से हमें बहुत नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, देश को नुकसान जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। लगभग 13 लाख जेसीयू रैंक के नीचे जो है उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है जी। तीसरी बात है, जहां तक आपने वीआरएस की बात कही, आप देखिए मैं आर्मी के बहुत डिटेल्स को नहीं समझता हूं, स्वाभाविक रूप से ये हमारे रक्षा मंत्री ही आपको समझा पाएंगे, मगर जो वीआरएस में कहा गया है कि जो इंज्योर्ड होके उसके कारण वीआरएस ले रहे हैं, या इंजरी के कारण डिसेबिलिटी होती है, रिजल्टेंट डिसेबिलिटी, उसके कारण वीआरएस हो रहा है, या जो बोर्डेड ऑफ किए जाते हैं उनको जो डिटेल रिपोर्ट आएगी, मैंने पढ़ा नहीं है, 10-15 दिन में डिटेल रिपोर्ट आएगी, तो उसमें मुझे लगता है सरकार ने उनको एकोमोडेट करने की बात की है, उनको इस दायरे से बाहर रखने की बात बिल्कुल नहीं की है। और जो सोल है पूरा इस 1 रैंक 1 पेंशन का, कि जवानी में आर्मी के लोग, डिफेंस के लोग, उनकी नौकरी चली जाती है तो स्वाभाविक रूप से उनको सरकार कॉम्पेंसेट करेगी। अगर कोई स्वेच्छा से पहले चला गया हो, उसको कॉम्पेंसेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये विमर्श का विषय हो सकता है, मगर इंजरी, डिसेबिलिटी और बोर्डिंग ऑफ, इसमें तो मुझे लगता है सरकार आप ही के साथ है और ये डिटेल रिपोर्ट 10-15 दिन में आ ही जाएगी। मोटा मोटी जो 10,000 करोड़ रुपए की बात मैं शुरू से कर रहा हूं, ये एक रकम है और ये आप खुद ही मान रहे हैं कि 500 करोड़ और 10,000 करोड़ रुपए में बहुत फर्क होता है सर। एंड 10 to 12,000 करोड़ रुपीस एज एरियर्स, ये अगर बेनिफिट नहीं है, ये अगर पेंशन के रूप में हम नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं सर? बीजेपी प्रवक्ता से जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने जितने भी सवाल किए, तो उन सवालों का जवाब जो बीजेपी प्रवक्ता हैं अनुकूलन में एक भी नहीं दे पाए। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने घुमा फिरा करके और बात को बताया है, लेकिन सच्चे के मुद्दे पर, यानी जो सच्चाई का मुद्दा है, उस पर नहीं आए। अब बात जो है सोचने वाली ये है कि अगर सेना का अगर एक केस हो तो जायज़ है, हमारे 4 केस जो पेंडिंग में हैं और सरकार उन पर कोई भी सुनवाई नहीं कर रही, और चारों केस इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा हो, ये भी केस इम्पोर्टेंट है जहाँ पर सरकार बिल्कुल झूठ बोलती हुई नज़र आ रही है। अब दूसरी बात, इक्वल एमएसपी का सभी को मालूम है कि इक्वल एमएसपी पर भी हमारा एक बहुत बड़ा घपला चल रहा है, जो कि सरकार उसको सुलझाने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि एमएसपी पर दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी दायर है और उस पर सुनवाई भी हो रही है। क्या कोर्ट के माध्यम से जवानों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो सरकार को ही पता होगा, क्योंकि सरकार के ही कोर्ट हैं और जो केंद्र में सरकार करेगी वही कोर्ट का फैसला होगा। जितने भी केस सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं तो उसमें जीत सरकार की होती है, यानी प्रशासन की ही होती है। अब देखना ये होगा कि जो हमारा मुद्दा है डिसेबिलिटी केस का, सबसे मेन मुद्दा ये है कि डिसेबिलिटी केस का मुद्दा है, उस पर सरकार का क्या विचार है, सरकार उसको देगी या नहीं देगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जो हमारी 25%, 50% या 75%, 80% या 100% जो हमारी कैजुअलिटी का बेनिफिट होता था, जो जवान इंजरी होते थे और उनको डिसेबिलिटी बोर्ड मिलता था, वही बोर्ड सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आज के समय की अगर बात करूं तो डिसेबिलिटी के नाम पर 0 हो चुका है, तो सरकार ने एक अधिकार यहाँ से भी हमारा ख़त्म कर दिया। दूसरी बात, जो हमारी फ्री म्यूचुअल और जो पेंशन आते थे, यानी जो अपने रैंक से पहले ही आ जाते थे, जैसे कि एक नायक और हवलदार की जो कलर सर्विस होती है उससे पहले ही फ्री म्यूचुअल आ जाते थे, तो उनको लेकर के भी एक बड़ा विरोध खड़ा होने वाला है। सरकार की नज़रों में ये सब इन्वेस्टिंग वाले हैं, यानी इनसे सरकार को जो फ़ायदा होती है वह सारे केसेस पर ताला लगाती जा रही है। अब ऐसे में जो हमारे सैनिक हैं, आखिर वो कहाँ जाएंगे? अगर बात करूं अदर स्टेट में, जो भी हमारा एक्समैन का कोटा हुआ करता था, यानी हम रिटायरमेंट होने के बाद में हम उस कोटे का फ़ायदा उठाते थे और हमको दूसरी जॉब भी मिल जाती थी। अब ऐसे में चाहे वो राजस्थान में 20% हो या यूपी में 10% हो या मध्य प्रदेश में 5% हो, किसी भी कोटे से कोई भी वैकेंसी पूर्व सैनिक के लिए बहुत ही कम मिलती है। एक अगर जॉब भी मिलता है तो वो भी सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिलता है, और कोई भी सरकारी जॉब आज के समय में सेना के जवान को नहीं दिया जाता है। क्या सरकार की ऐसी मनमानी आखिर चलती रहेगी तो क्या एक सैनिक
जिस हिसाब से बॉर्डर पर खड़े होकर के अपनी ड्यूटी करता है, क्या उस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेगा? लेकिन ईमानदारी से ड्यूटी करने के पीछे भी उसकी एक मजबूरी होती है। अगर वह अपनी ड्यूटी 100% नहीं करेगा तो दुश्मन की गोली उसका सीना चीर के और निकल जाएगी, क्योंकि वो सबसे पहले अपनी सेफ्टी करता है और तभी देश की सुरक्षा कर पाता है। प्रधानमंत्री जी हों या फिर हमारे रक्षा मंत्री जी हों, वैसे तो सैनिक के लिए बहुत ही प्रेरणा देते हैं और सैनिक से बहुत सीख भी लेते हैं और सैनिक के लिए पीठ पीछे तो बहुत वाह करते हैं, लेकिन जब सामना होता है किसी चीज़ को लेकर के तो ऐसे में उनसे बोलते हैं कि रिश्तेदार देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आना चाहिए। सरकार को जब कुछ देने की बात आती है तो सरकार उसके बीच में टांग अड़ा देती है। तो हमारे हर चीज़ पर, यानी आज अगर बात करूं तो सेना के हर वेलफेयर पर सरकार ताला लगाने वाली है, जो कि उस सरकार की पॉकेट से सैनिक तक पहुंचता है। और इस वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए अगर बात करूं हम रक्षा मंत्रालय की हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो, चाहे वो हाई कोर्ट की हो, ये सब के सब जो इसकी केंद्र में सरकार होती है, जो पावर में होता है, उसी की पॉकेट में हर चीज़ होती है। तो आज कोर्ट भी सरकार के हैं, रक्षा मंत्रालय भी सरकार का है और वित्त मंत्रालय भी सरकार का है। अगर ऐसे में हमारी जगह पर अगर आज रेलवे के कर्मचारी होते तो आज रेल इन पटरियों पर नहीं नाच रही होती और सरकार इनकी 100% सुनती। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।